Welcome back to my channel. जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के चैप्टर 5 में हम थ्योरीज़ की बात कर रहे थे, जिसमें जेंडर एजुकेशन थ्योरीज़ हमने देखी थी और सोशलाइजेशन थ्योरीज़ अल्बर्ट बंडूरा की कल हमने बात की थी सोशल लर्निंग थ्योरी की। जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी में ईगले की थ्योरी है, ईगले सोशल रोल थ्योरी एंड कैरल गिलिगन सेक्स डिफरेंसेस थ्योरी। ये दोनों थ्योरी आज हम लोग देखेंगे, जो कि सोशलाइजेशन थ्योरी के बाद आपका सेकंड है जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी। सो जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी में फेमस रहे कैरल गिलिगन एंड ईगले की थ्योरी, जो कि एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट होती दिखती है और पूछी जाती है। तो आंसर करते समय पहले तो आप जेंडर डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे, उसके बाद जेंडर डिफरेंसेस की जो भी थ्योरी आपसे पूछी जाएगी उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं थोड़ा सा। देयर आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ जेंडर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ इन बिहेवियर. Some causes can be traced out to human evolutionary history, especially the ways that the division of labor is influenced by biology and environments. A human universal in all knows societies is a division of tasks so that men do some things in society and women do others. यही कह रहे हैं कि women are men के जो behavior है, जो डिवीज़न ऑफ वर्क्स है, वो सोसाइटी में डिफरेंट है. द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ इन द सोसाइटी डिपेंड ऑन वॉट टास्क कैन बी परफॉर्म मोस्ट efficiently by each gender, given men's greater size, strength and speed and women bearing and nursing children. So जो मेंस हैं उनको साइज, स्ट्रेंथ एंड स्पीड से रिलेटेड, और जो वोमेन हैं उनको बेयरिंग एंड नर्सिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड वर्क के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है. द डिवीज़न ऑफ लेबर स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल जेंडर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़. बाय ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन एंड मेन देयर सोसाइटी, पीपल फॉर्म जेंडर रोल बिलीव्स और सेक्स टाइप एक्सपेक्टेशंस. फॉर एग्जाम्पल, गिवन वुमेन आर बिलीव्ड to be specially nurturing and caring, given the men are more likely than women to hold higher status job. Industrialized societies, men are believed to be specially dominant and assertive. Gender role then influence behavior through social and biological process. The social interaction, people respond more favorably to others who conform to gender role expectation. Women and men also might incorporate gender roles into their own personal identity. Additionally, hormonal process support role performance and increase in women and men before athletic competition. ये एग्जाम्पल था. ईगले ने जो अपना थॉट दिया, ईगले सोशल रोल थ्योरी ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, इन्होंने कहा एलाइस ईगले डेवलप द थ्योरी ऑफ जेंडर डिफरेंसेस विच इज़ कॉल्ड ईगले सोशल रोल थ्योरी जेंडर डिफरेंसेस. एलाइस ईगले is a social psychologist who has spent much time of her career knowing the difference between men and women. Eagle's social role theory of gender differences explains that the inherent physical differences between men and women led to the division of labor in society. More especially, men are usually physically larger and stronger than women. Conversely, females tend to be smaller in size and not physically strong as men. Eagle theory cites these innate differences and causality factor in development of gender roles for men and women. Gender roles are behavior that are common in one's gender. Simply stated, gender roles are societal and cultural differences between what behavior we accept to see from men and women. Historical was expected that women would serve as primary caregiver for their children while men served breadwinner फॉर द फैमिली. सो ईगल का ये मानना था कि जो वोमेन है वो फैमिली के अच्छे केयर के लिए जानी जाती हैं, और जो मैन होते हैं वो कहीं ना कहीं फिज़िकली भी स्ट्रांग होते हैं, तो उनको बाहर का काम यानी कि और ऐसी चीज़ें करने के लिए देना चाहिए. तो ईगले ने अपने सिद्धांत
निष्कर्ष स्वरूप ईगले महोदय है कि बहुत सारे अध्ययनों के बाद ये तथ्य निकाले कि लड़के लड़कियों में मुख्यतः 9 तरीके के अंतर पाए जाते हैं। पहला, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अशाब्दिक सूचनाएं भेजने तथा ग्रहण करने में अच्छी तरह से करती हैं। सेकेंड, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा समूह दबाव ज़्यादा बेहतरीन से महसूस करती हैं। लड़कियां मित्रतापूर्वक व्यवहार अच्छी तरह से करती तथा दूसरे छोटे समूह के सदस्यों के साथ भी अच्छा महसूस करती हैं। लड़के अपने कार्यस्थल पर समूह में अनुशासित रूप से कार्य केंद्रित होते हैं। संपूर्ण स्त्री समूह पुरुष समूहों की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन करती हैं। आदमी या लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा नेतृत्व शैली का गुण अधिक पाया जाता है। किसी अजनबी से छोटी सी मुलाकात होने पर भी उनको सहायता देते हैं, जबकि लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। मतलब बॉयज़ है कि छोटी सी सहायता के लिए भी तैयार होते हैं, गर्ल्स इतनी जल्दी नहीं होती हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा दूसरों पर अधिक आक्रामकता का व्यवहार करते हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक सजीवता से जीवन संतुष्टि महसूस करती हैं। तो ईगले ने ये 9 पॉइंट्स बताए कि किस तरीके के जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और ईगले ने बताया यह सिद्धांत पूर्णतः सामाजिक मनोविज्ञान पर आधारित है, जो कि लिंग विभेद तथा समानता दोनों को ही सामाजिक व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करती है तथा इनका मानना है कि स्त्री पुरुष दोनों में ही विभेद और सभेद मतलब कि डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। पुरुष उनके प्रारंभ में यह देखा गया है कि स्त्री घर में बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाती है, जबकि पुरुष उनके लिए रोटी का इंतजाम करता है। इसी तरह से यह देखा गया है कि पुरुष व स्त्री कार्यस्थल पर में भी अलग अलग बटे होते हैं। स्त्री ज़्यादातर नर्सिंग व शिक्षण का जॉब करती हैं, जबकि निर्माण और इंजीनियरिंग दोनों के क्षेत्रों में पुरुष को देखा जाता है। ओके, इस तरह से ईगल ने अपनी थ्योरी को बताया। नेक्स्ट आपकी इसी में जेंडर डिफरेंसेस की थ्योरी कैरल गिलिगन ने दी। कैरल गिलिगन का क्या था व्यू पॉइंट, आइए देखते हैं थोड़ा सा। कैरल गिलिगन थ्योरी ऑफ सेक्स डिफरेंसेस में गिलिगन थ्योरी मेनली फोकस ऑन सेक्स डिफरेंसेस इज मोरल रीजनिंग, द परसेप्शन ऑफ वायलेंस, द रेजोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल डिलेमास एंड abortion decisions, which create a major challenge to Kohlberg theory by introducing a feminist perspective of moral development. Kohlberg in his theory had shown that the average female attained a moral judgment rating of stage 3, good boy and nice girls, while adolescent males score at level 4, law and order, and are more likely to move on to post-conventional level. While Gilligan suggests that these findings reveal a gender bias, not that females are less mature than boys. Men and women follows different voices. Men tend to organize social relationships in hierarchical order and subscribe to a morality of right. Female value interpersonal connectedness, care, sensitivity, and responsibility to people. Kohlberg scoring criteria given to interpersonal care orientation of females lower rating than the principal justice orientation. While on the other hand, Gilligan identified different developmental stage for female. However, she does not claim that one system is better, both are equally valid. Only by integrating these complementary male and female orientation will be able to realize our full human potential in moral development. So कैरल गिलिगन ने बताया कि उन्होंने अपने कार्य का मुख्य बिंदु विभेद को ही माना है। गिलिगन महोदय का मानना है कि उनके सिद्धांत में लड़के व लड़कियों में सीखने में क्या अंतर है, ना कि मान कर की बात को केंद्र बिंदु माना है। उनका समाज में प्रतिष्ठित विश्वास, मूल्य एवं आदर्श क्या है, किसको वे प्राथमिकता देती हैं, अर्थात लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को इस बात की चिंता रहती है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति समाज के लोगों की क्या अभिव्यक्ति होगी, सोचकर अधिकांशतः कार्य करती हैं, फलस्वरूप वह अपना आत्मविश्वास खो बैठती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए स्त्रियों का रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि पुरुषों को इस तरह की समस्या नहीं होती। कैरल गिलिगन ने बताया, अपनी पुस्तक है उनकी एक इन अ डिफरेंट वॉइस में बताया कि महिलाओं में प्रकृति संबंधी गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे प्यार करना, दुलार करना, देखभाल आदि। कैरल गिलिगन का सिद्धांत कोहबर्ग के सिद्धांत को चुनौती मानते हुए अपनी नई खोजों का प्रारूप दिया। कोहबर्ग ने लड़कियों के नैतिक विकास में
विकास की 3 अवस्थाओं को माना है, जबकि लड़कों में किशोरावस्था को उत्तरदायी माना जाता है। गिलिगन महोदय का कहना है कि ये कारक लिंग विभेद उत्पन्न करते हैं, स्त्री पुरुष की आवाज़ में अंतर होता है तथा पुरुष पदानुक्रमित अनुसार सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तथा उनमें सही नैतिक मूल्यों का चयन करते हैं, जबकि लड़कियों में यह गुण अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल अधिक होते हैं। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अनुगम किया है कि बालक को प्रारंभिक दुलार स्त्रियों से ही प्राप्त होता है, उसके द्वारा ही बालक में प्रेम, दुलार, स्नेह, मानवीय गुणों का संचार होता है तथा उनका मानना है कि जब बालक व बालिका वयस्क होते हैं, जहाँ पे लड़के इस प्रक्रिया में माँ का अनुगमन नहीं करते, वही लड़कियाँ अपना रोल मॉडल माँ को ही मानती हैं तथा वह सामाजिक रूप से एक दूसरे से भावात्मक और संबंध परक तरीके से जुड़ती हैं, जबकि लड़कों में ये जुड़ाव भावात्मक रूप से कम होता है। कैरल गिलिगन का ऐसा इसलिए होता है कि वो माँ के रूप में स्वयं को देखती हैं, जबकि पुरुष माँ से अपने को अलग समझते हैं। गिलिगन अपने सिद्धांत में यह भी कहा है कि स्त्रियों व पुरुषों द्वारा लेने वाले नैतिक निर्णयों में भी अंतर पाया जाता है, क्योंकि महिलाएं भावात्मक दबाव में रहती हैं और उनके ऊपर सहानुभूति, प्रेम, चिंता जैसे कारकों का प्रभाव पड़ता है, अतः उनमें तार्किकता का अभाव पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुरुष के नैतिक निर्णय लेने में तार्किकता का प्रभाव पड़ता है तथा पुरुष सोच समझकर सही व गलत का चयन करते हैं तथा उनके ऊपर भावात्मक रूप से कोई दबाव नहीं होता। कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि वुमेन्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं और बॉयज़ कम होते हैं। वो पहले किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में सोचते हैं, वो दबाव में आके नहीं फैसला लेते हैं। सोशल जेंडर डिफरेंसेस की थ्योरी इस तरीके से कैरल गिलिगन ने अपने व्यू दिए और ईगले ने। 2 थ्योरीज हैं जेंडर डिफरेंसेस की, ईगले और कोरल की। नेक्स्ट आपकी आती है स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ जेंडर, संरचनावादी सिद्धांत। तो देखते हैं क्या है। इन सोशलॉजिकल थ्योरीज जेंडर इज ए कंस्ट्रक्शन रादर देन बायोलॉजिकल गिवन। द सोर्स ऑफ जेंडर डिफरेंसेस लाई more than social institutions practice than in fixed properties of the individual। तो संरचना शब्द में हमें किसी वस्तु में प्रयुक्त इकाइयों के बीच व्यवस्थित क्रम का आभास प्रतीत होता है, जैसा कि भवन आदि में या किसी मिलती जुलती किसी वस्तु में ठोस होने का बोध होता है, जिसे मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से पहचान लेता है। प्रायः संरचना शब्द का प्रयोग हम पहले अर्थ अर्थात किसी भी वस्तु के निश्चित क्रम में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी भवन के आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो इसमें भवन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं के क्रम का ज्ञान होता है, जैसे केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी आदि के अलग अलग ढेरों को हम भवन के संज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि इन्हें एक निर्धारित क्रम में लगाना जरूरी है, तभी उनमें भवन का निर्माण होता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है इसमें आपकी स्ट्रक्चरल थ्योरी में एक तो, और दूसरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रेसिव जेंडर इनइक्वालिटी, ये है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है पहले। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एक्नॉलेज एन इन्फ्लुएंशियल रोल ऑफ इवोल्यूशनरी फैक्टर इन ह्यूमन एडॉप्टेशन एंड change, but reject one-sided evolutionism which social behavior in the product of involved biological but social and technological innovation that create new environment, selection, persuasion, adaptiveness have no effect on biological evolution. Social cognitive theory addresses itself to a number of distinctive human attributes. The remarkable capability and symbolism provide a powerful tool for comprehending the environment and for creating regulation environment conditions that touch virtually every aspects of life. Social cognitive theory does not assume equipotential mechanism of learning. In addition to biological biases, some things are more easily learned because the
properties of events can facilitate and embed acquisitional processes through attention, representational, productional and motivational means. So स्ट्रक्चरल थ्योरी जो कि कॉग्निटिव थ्योरी की बात की गई यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी में, उसमें कहीं ना कहीं संरचनावादी सिद्धांत की बात की है कि किस तरीके से संरचना के सामाजिक आधार में व्यक्तियों का आपसी संबंध है। सामाजिक संबंध मुख्य रूप से इस अपेक्षा से जुड़ा है कि समाज के अधिकतर सदस्य नियमों का पालन करेंगे। समाज द्वारा मान्य नियमों एवं तरीकों की प्रणाली को ही हम संस्था कहते हैं। संस्थाएं सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। स्पेंसर ने कहा है, सामाजिक संरचना अवयवी संरचना के बीच बहुत सी बातों में समानता पाई जाती है। अवयवी संरचना की तरह सामाजिक संरचना में के विभिन्न अंगों का अपने विशिष्ट प्रकारों में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे सामाजिक संरचना का विकास होता है वैसे वैसे उसके अंगों में घनिष्ठता आती जाती है। ओके, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पार्ट स्ट्रक्चर इन सोसाइटी, एग्जामिनिंग द फंक्शनलिज्म ऑफ ईच, डिटरमाइन हाउ इट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी ए होल. Although theorists using other perspectives argue that gender differentiation is bad for society in general and women particular because it keeps women from reaching their potential and contributing fully to society. So संरचनावादी प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या कहता है? दुर्खिम का दिया गया है यह सिद्धांत फंक्शनलिज्म महत्वपूर्ण योगदान रहा उनका इस फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म में। वो कहते हैं कि उनके अनुसार संरचना या प्रकार के बीच गहरा संबंध होता है तथा संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है। प्रत्येक सामाजिक तथ्य का सामाजिक संरचना के लिए निश्चित प्रकार, जैसे जनसंख्या एवं हमारी आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की आवश्यकता भी बढ़ने लगी। इससे समाज के विभिन्न अंगों के बीच निर्भरता भी बढ़ने लगी, जिससे समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण का विस्तार हुआ। इसमें एक व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर आश्रित होने लगा। कानून का स्वरूप दमनकारी न होकर क्षतिपूर्वक के सिद्धांत पर आश्रित हो गया, अर्थात गलत कार्य करने वाले लोगों को कानूनी तौर पर घाटे की भरपाई करनी होती थी। इस तरह संरचनावादी थ्योरी उन्होंने बताई और उन्होंने बताया कि इसी तरह संरचनावादी सामाजिक मानव शक्तियों में रेडक्लिफ ब्राउन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्होंने संरचना पर लेख लिखकर तथा प्राचीन समाजों की संरचना का अध्ययन करके सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया बल्कि उसकी उपयोगिता को भी बताया। व्यक्ति जो कि समाज को निश्चित स्थिति में रखते हैं, इन्होंने सामाजिक संरचना को संस्थाओं की पद्धति के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया, क्योंकि व्यक्ति संस्थाओं द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तथा संस्थाएं व्यक्तियों के व्यवहार में अनुरूपता लाती हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना को एक अनवरत गतिशीलता के रूप में देखा है, अर्थात व्यक्तियों के आने जाने से परिवार की संस्था में परिवर्तन हो जाने पर विवाह तथा तलाक की दर अधिक होने पर समूह संरचना में स्थायित्व बना रहता है, परंतु इन्होंने केवल स्थायित्व को ही सामाजिक संरचना का मुख्य तत्व नहीं माना है। इन्होंने संरचना की अवधारणा में श्रम विभाजन, संदर्भ समूह तथा आंतरिक और बाह्य स्वरूप को भी महत्व दिया है। Structural functionalism posits that gender roles arise from the need of establish a division of labor that will help maintaining the smooth running of the family and concomitantly contribute to the stability of society. In this view, girls and boys are taught different approaches to life. Boys are taught instrumentally, that is to goal oriented and focus on task and to be concerned for the relationship of the family to outside societal structure. Girls on the other hand are taught to be
expressive, that is express the emotion and look for the react to the emotion of other. In many ways the functionalist perspective of gender equality is the product its time describing and relating the gender roles inequalities of the 19 of is a product time describing the realities of gender roles inequalities of in the 1950s but not explaining them. However, the functionalist perspective is less useful for describing the realities of gender in the post-industrial age where many women work outside the home, men can stay at home with the children, and everyone help with the housework. More research is needed in order to gain a better understanding of the role of gender in society today and how is the changing requirement post industrial age affect these roles and stability they enforce in society. So स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरीज में किस तरीके से फंक्शनल कार्य का स्ट्रक्चर किस तरीके से जेंडर डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस थ्योरी में ये डिफ़ाइन किया गया. ठीक है. सो ये आपकी जेंडर की कुछ थ्योरीज थी. इस पीडीएफ में जेंडर डिफरेंसेस की सारी थ्योरीज़ हैं, जिसको आप लोग दोबारा पढ़िएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. और अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके से आपको अगर कुछ और थ्योरी पढ़नी है तो मैं इसमें आपको बता दूंगी. और अगर बच्चों को हिंदी में नोट्स चाहिए तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं हिंदी का नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. हैव ए नाइस डे. बाय बाय.